हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं वो। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज फिर आप लोगों के लिए मैं जो 2025 में 2025 801 BC जो कोड है, इसका पेपर आज आप लोगों को MCQ बहुविकल्पी जो क्वेश्चन होते हैं उनको हल करवाऊंगा। और आप लोग इम्पॉर्टेंट समझना, उसको नोट करते चलिएगा, अन्यथा आप लोग वीडियो फिर से प्ले करके देख लीजिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बहुविकल्पी क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आता है, आप लोग इसको मिस ना करें, ठीक है। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं रचना की विधा है। तो कौन सी विधा है? संस्मरण है, या आत्मकथा है, या कहानी है, या जीवनी है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मकथा। यह किसकी है? क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन की। और इनकी रचनाएं हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक, बसेरे से दूर। फिर एक बार मैं दोहरा देता हूँ, इनकी रचनाएं हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक, बसेरे से दूर। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, लिखित कागज कोरे रचना के लेखक हैं कौन हैं? शांतिप्रिय द्विवेदी हैं, या कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं, या प्रभाकर माचवे हैं, या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अब बता दें हम, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के इन्होंने और दो तीन कई महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं, जैसे शेखर एक जीवनी, नदी के दीप और तार सप्तक का प्रकाशन इन्होंने किया था 1943 में, 1951 में, 1959 में, 1943 में, 1959 में, 1951 में। और इन्होंने तार सप्तक से कवियों को क्या कहा था? राहों का अन्वेषी कहा था। राहों का अन्वेषी, ठीक है। अब एक बार हम फिर और दोहरा देते हैं, शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, राहों का अन्वेषी। इन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में, 1951 में, 1959 में। आप लोगों को इतना क्लियर हुआ? अगर नहीं क्लियर होगा तो आप लोग आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में आने की चांस बहुत हैं। हम वही बताएंगे रचनाएं जो आपको परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल की रचना है, त्रिवेणी है, या समाज और साहित्य है, या प्रलय के पंख पर है, या कालिदास की निरंकुशता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है? त्रिवेणी है, ठीक है। और समाज और साहित्य और कालिदास की निरंकुशता, प्रलय के पंख पर हिमांशु जोशी की है, कालिदास की निरंकुशता और समाज और साहित्य रामविलास शर्मा की है। और हम चलते हैं आप लोगों को रामचंद्र शुक्ल के बारे में और कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं रामचंद्र शुक्ल। त्रिवेणी इनका जानते ही हैं, रस मीमांसा है, चिंतामणि है, रस मीमांसा, चिंतामणि, ये सब रचनाएं किनकी हैं? रामचंद्र शुक्ल की। आप लोग इनको याद कर लीजिए। और हम एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ बनता है, रामचंद्र शुक्ल युग के लेखक कौन कौन माने जाते हैं? रामचंद्र शुक्ल युग इन लेखक कौन कौन से हैं? वियोगी हरि हैं, शिवपूजन सहाय हैं, और जयशंकर प्रसाद हैं, और प्रेमचंद हैं। आप लोग फिर इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, वियोगी हरि और शिवपूजन सहाय और जयशंकर प्रसाद। और एक क्वेश्चन और बनता है, रामचंद्र शुक्ल की निबंध जो लिख रहे थे उसका समय सीमा कब मानी जाती है? 1938 से 1943 तक, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है कौन? चित्रलेखा, या हृदय की परख, या अंतिम आकांक्षा, या परीक्षा गुरु।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को। किसने माना था? आचार्य रामचंद्र। परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है? लाला श्रीनिवास दास का। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का। हृदय की परख चतुर्तेन्द्र शास्त्री का। अंतिम आकांक्षा नरेश मेहता। ठीक है, अब चलते हैं इसके बारे में कुछ और बताते हैं। कौन? चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास की है। इसको किसने प्रथम मौलिक उपन्यास माना था? रामचंद्र शुक्ल ने। आप लोग जो है नोट करके लिखते जाइएगा। तो चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है शुक्लोत्तर युगीन के लेखक। देखिए आ गया शुक्लोत्तर युगीन के लेखक। अभी हमने बताया था राय कृष्णदास या वियोगी हरि या जयशंकर प्रसाद या हजारी प्रसाद। तो शुक्लोत्तर यानी शुक्ल के बाद की, मतलब शुक्ल जब लिख रहे थे उनके बाद कौन लिखता था कवि? कौन से लेखक हैं? तो इनमें से कोई नहीं है, तो इनके राइट आंसर हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके बाद आते हैं। उत्तर माने बाद, अपूर्व माने पहले का। ठीक है, शुक्लोत्तर यानी शुक्ल के बाद। ठीक है, अब चलते हैं 6वां क्वेश्चन की तरफ। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। कौन कौन से हैं? रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। बोधा हैं या घनानंद हैं या बिहारी हैं या मतीराम हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रीतकाल को 3 भागों में बांटा गया है। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। हम आप लोगों को बता देते हैं रीतिबद्ध के कवि कौन कौन से हैं? मतीराम और केशवदास रीतिबद्ध के कवि हैं। और रीति सिद्ध के कवि बिहारी हैं और सेनापति हैं। अगर रीति मुक्त कवि कौन कहलाते हैं? घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। ये 4 प्रकार के कवि, 4 कवि हैं। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर रीत मुक्त कवि हैं। बिहारी रीत सिद्ध कवि हैं। मतीराम, केशवदास रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हुआ। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है रीतकालीन कवियों ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अवधि को। यानी कि रीतकाल के जो बिहारी थे और केशवदास थे और देव थे, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर थे, इन्होंने किस भाषा में रचनाएं अपनी शुरू की थी? अवधि में या ब्रज भाषा में या खड़ी बोली में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जितने रीतिकालीन कवि हैं सभी लोगों ने ब्रज भाषा में ही अपनी कविताओं को लिखते थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब 8वां क्वेश्चन है छायावाद युगीन कवि हैं। कौन कौन से हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध छायावाद के नहीं हैं। राधा कृष्ण दास ये भी छायावाद के नहीं हैं। मैथिली शरण गुप्त ये भी नहीं हैं। द्विवेदी युग के लेखक हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा छायावाद युग के कवि हैं। ठीक है, ये महिला हैं। और हम बता देते हैं छायावाद के कौन कौन कवि हैं। जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं और महादेवी वर्मा हैं। ठीक है, अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। कनुप्रिया के रचयिता हैं तो इसमें कौन सा? निराला हो जाएंगे या गिरजा कुमार माथुर हो जाएंगे या रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे या धर्मवीर भारती हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। नई कविता युग के कवि हैं। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह हैं या केदारनाथ अग्रवाल हैं या त्रिलोचन हैं या शिवमंगल सिंह सुमन हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गेस करिए। नई कविता शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, अब 11वां क्वेश्चन है हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा हो जाएगा? हास हो जाएगा या शोक हो जाएगा या रति हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हास्य रस का स्थायी भाव हास हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव शोक हो जाएगा। रौद्र रस का स्थायी भाव
क्रोध हो जाएगा। भयानक रस का अस्थाई भाव भय हो जाएगा। बीभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा हो जाएगा, यानी घृणा, यानी जिसे घृणा पैदा होती हो। अद्भुत रस का अस्थाई भाव आश्चर्य हो जाएगा। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद, यानी जिसमें निर्वेद यानी उदासीनता। ठीक है, फिर एक बार दोहरा दें। हास्य रस का हास हो जाएगा, करुण का शोक हो जाएगा, रौद्र का क्रोध हो जाएगा, भयानक का भय हो जाएगा, बीभत्स का जुगुप्सा हो जाएगा, अद्भुत का आश्चर्य हो जाएगा, शांत का निर्वेद हो जाएगा। ठीक है, जुगुप्सा घृणा को भी कहते हैं, निर्वेद जो हो उदासीनता को भी कहते हैं। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ अलंकार होता है कौन सा? रूपक या उत्प्रेक्षा या उपमा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका जहाँ उपमेय में संभावना व्यक्त की जाती है, मन मानो जन जानो, इसका उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है उत्प्रेक्षा हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आप लोग इसका राइट आंसर मारिए। ये 13 हो जाएंगी या 8 हो जाएंगी या 16 हो जाएंगी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोरठा में द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं? 13। अब पहले वाले चरण में 11, दूसरे में 13 और दोहा का उल्टा सोरठा होता है। और रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। रोला जो है सममात्रिक छंद है और दोहा अर्धसाममात्रिक और सोरठा अर्धसाममात्रिक। दोहा में 13 और 11 का क्रम बनता है, दोहा में 13 और 11 का, और सोरठा में 11 और 13 का क्रम बनता है। ठीक है, अब चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां आप लोग धीरे धीरे पढ़िए, लेकिन जो है ठोस पढ़िए। 14वां क्वेश्चन उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो उपसर्ग वह शब्द वह होता है जो किसी शब्द के पहले लगता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जो बाद में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो उपहार में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अप हो जाएगा या अभी हो जाएगा या उप हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी। ठीक है, अब 15वां क्वेश्चन है और आप लोग बताइएगा कि 20 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना सही हुआ था, कमेंट में ज़रूर बताना। 15वां क्वेश्चन है त्रिभुवन में समास है, तत्पुरुष है या द्विगु है या कर्मधारय है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? त्रिभुवन जहाँ गिनती की बात आती है, समूह की बात आती है, वहाँ पे कौन सा समास हो जाता है? द्विगु समास। ठीक है, आप लोगों को समास हम बता देंगे एक बार। ठीक है, अब चलिए 16वां क्वेश्चन है ओष्ठ। ओष्ठ शब्द का तद्भव, यानी कि ओठ का तद्भव, मतलब ओष्ठ का तद्भव यानी उससे बना कौन सा शब्द है? ओष्ठ है या ऊठ है या ओठ है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ओष्ठ का ओठ है। ठीक है, अब चलते हैं 17वां क्वेश्चन। युष्मद शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है, कौन सा हो? तव हो जाएगा या त्वयि हो जाएगा या त्वत हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? त्वयि। और चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 8 हो जाएगा या 7 हो जाएगा या 6 हो जाएगा या 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 प्रकार। शब्दों को उत्पत्ति 4 प्रकार, तद्भव, तत्सम, विदेशी, देशज। ठीक है, अब चलते हैं 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है छात्र विद्यालय में खेलते हैं, कर्तवाच्य है ये। आप लोगों को कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य मैं अभी बता रहा हूँ। अब देखिए, छात्र विद्यालय में खेलते हैं, यह कर्तवाच्य है। इसका कर्मवाच्य में बदलना होगा, तो कर्मवाच्य क्या होगा? तो कर्मवाच्य जो है इसका राइट आंसर, जहाँ पे जैसे मान लीजिए छात्र विद्यालय में खेलते हैं,
तो जब इसमें ये लिखा जाए कि छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे कर्म हो जाता है, यानी छात्रों द्वारा कर्म किया जा रहा है। द्वारा जब शब्द आ जाए तो आप लोग कहेंगे, मान लीजिए कि ये कर्मवाच्य है। और अगर ये कहे कि छात्रों द्वारा विद्यालय में नहीं खेला जाता है तो ये भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है। और चलते हैं 20वें क्वेश्चन। अब इतना क्लियर हुआ, जैसे छात्र विद्यालय में खेलते हैं कर्तृवाच्य, छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है तो एक कर्मवाच्य हो जाएगा। छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला नहीं जाता तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाच्य। इसमें जो है छात्र विद्यालय में खेलते हैं तो इसका कर्मवाच्य क्या हो जाएगा, छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन है, वे अविकारी शब्द जिसमें पुरुष लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनमें किसी प्रकार का लिंग पुरुष वचन इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें संज्ञा कहते हैं या सर्वनाम कहते हैं या अव्यय कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें, अविकारी शब्द वो होते हैं अव्यय जिन्हें अव्यय कहा जाता है। अव्यय जब, तब, इधर, उधर, वहाँ, उधर, कब, क्यों, इन शब्दों को अव्यय कहा जाता है, ठीक है। जब, तब, इधर, उधर, कहाँ, ये सब जो है अव्यय शब्द आते हैं। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब यहाँ तक अगर आप लोग आ ही गए हैं तो चलिए आप लोग जो है थोड़ा जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। और कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। धन्यवाद।